नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए गोविंद उपाध्याय की लिखी कहानी गांव का रास्ता। अबू गांव कहां रह गया बाबू, रहिए 2-4 हफ्ता, अपने आप सब बूझ जाएंगे। जब राम लखन पाड़े यह बताए तब विनय पाड़े ने इतना गंभीरता से नहीं लिया। हर पीढ़ी को अपने अगली पीढ़ी से शिकायत होती है। फिर राम लखन बाबा तो 70 का पाला छूने वाले थे, लेकिन 2 दिन में ही विनय पाड़े समझ गए कि पिछले 5 साल में ही गांव काफी बदल चुका है। दक्षिण टोला का दुखहरण शराब बेचने लगा है। रेता से लाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर बेचता है। उसी के बदौलत उसने 2 पक्की कोठरी खड़ी कर ली है। दुखहराना को देखकर कुछ और लोग भी यही काम शुरू कर दिए हैं। फुलेसर का विकलांग लड़का मंगल, जो कि किसी काम का नहीं था, जिसकी दोनों टांगों में पोलियो था, हाथ वाले रिक्शे से चलता था, अब वह मोटर रिक्शा ले लिया था। बटन दबाते ही उसकी गाड़ी दौड़ने लगती। उसे कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता था। हाईवे वाले ईंट भट्ठे पर बनती थी कच्ची शराब, वहीं से लाता था। शाम को दक्षिण टोला शराबियों से भर जाता था। मंगल और दुखहरण पैसा चीर रहे थे और गांव नशे के गर्त में डूब रहा था। गांव के 12 साल के लड़के तक नशेड़ी हो चुके थे। सबसे बुरा हाल तो 60 पीढ़ी की थी। वह बेबस और दयनीय थे। उनकी जुबान को लकवा मार चुका था। वह कुछ बोले नहीं कि नशेड़ी बेटा तो पीटता ही। शराबी पोते भी थप्पड़ियाना शुरू कर देते। विनय पाड़े सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद गांव आकर ही रहेंगे, इसलिए इस बार 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। लेकिन गांव की दशा देखकर असमंजस में पड़ गए थे। उन्हें लगा कि क्या गांव में इस अराजकता का कोई विरोध करने वाला नहीं है? जो विरोध करेगा उसी की ऐसी तैसी हो जाएगी। दुखहरण प्रधान जी का आदमी है। जितनी बार दबिश हुई, प्रधान जी पहले से मौजूद रहे और मामला रफा दफा करा दिया। मंगल तो शैलेश बाबू का खास आदमी है। कभी खुद लकड़ी चोर के नाम से फेमस थे, अब जंगल माफिया है, खूब पैसा कमाया, अब प्रधान के भावी उम्मीदवार हैं। मंगल उनका खास आदमी है। 2 बार हाईवे पर ही पकड़ा गया था, लेकिन शैलेश बाबू उसकी गिरफ्तारी से पहले छुड़ा लाए। का साहिब, आप तो देख ही रहे हैं, लाचार आदमी है बेचारा। कवनो 2 पैसा का लालच दिया होगा और ससुरा बिना नियम कानून जाने बूझे गलती कर बैठा। दरोगा शैलेश बाबू को भी जानता था और मंगल को भी। मामला रफा दफा तो हो गया, लेकिन अपनी बात कहने से चूका नहीं। शैलेश बाबू आप ही जैसे सफेदपोश लोगों की वजह से ग्रामीण अंचल में शराब का कारोबार फल फूल रहा है, और आप ही लोग बाद में चिल्लाते हैं कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। क्या हमें पता नहीं आपके गांव का हाल? शैलेश बाबू दांत निपोर कर रह गए थे। बातों का झूठा तो चला ही दिया था दरोगा। साथ में गए आदमियों को इस बात को नमक मिर्च लगाकर गांव में बताने का मौका नहीं देना चाहते थे शैलेश बाबू। इसके पहले कि कोई मुंह खोले, खुद ही गांव पहुंचते ही चिल्लाना शुरू कर दिए, आज सारे। मंगलवा के कारण दरोगा ने हमें काका सुना दिया। गांव का लड़का है, ऊहो दिव्यांग। सोचा कि जेल चला जाएगा तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन अब इस गांव में शराब का कारोबार नहीं चलने दूंगा। पूरा जेवार में बदनामी हो रही है। पड़ुकिया में गैर कानूनी शराब का कारोबार चलता है। पूरा गांव शराबी हो चुका है। गांव की नई पीढ़ी तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। यही हाल रहा तो कोई अपनी बेटी इस गांव में नहीं बिहाएगा। सब जानते हैं कि शैलेश बाबू नौटंकी कर रहे हैं। दुखहरण और मंगली की दुकान चलती रहेगी। अगर दुकान बंद हो गई तो उन्हें पूछेगा कौन? और जब पूछेगा ही नहीं तो नेतागिरी किस बात की? विनय पाड़े को आए 1 हफ्ता हो गया था। भाई भतीजे नहीं चाहते थे कि वह शहर से गांव आए और फिर जमीन का हिस्सा बखरा लगे। हालांकि विनय पाड़े के मन में जमीन को लेकर कोई लालच नहीं। वह तो अपने जीवन का बचा हुआ समय गांव में बिताने के इच्छुक थे। पत्नी का इस बात पर सदा से विरोध था। जीवन तो पूरा शहर में कट गया। अब बुढ़ापे में गांव जाकर रहना बहुत कठिन है। भाई भतीजा ही नोच खाएंगे। अभी जोशी आए हैं, बाद में पछताएंगे। विनय पाड़े को लगता कि शहर में सेवानिवृत्ति के बाद रहने का भला क्या औचित्य है। समय काटना मुश्किल हो जाएगा। यहां रहेंगे तो 4 आदमी बोलने बतियाने वाले मिल जाएंगे।
समय आराम से कट जाएगा और गांव का शुद्ध हवा पानी तो मिलेगा ही। लेकिन यहां आकर उन्हें अब यही लगने लगा था कि पत्नी की बातों में दम है, वह नहीं रह पाएंगे। उनके घर के बगल से कोलतार की पक्की सड़क पास के कस्बे तक जाती थी। लोगों के दरवाजे पर अब बैलों की जोड़ी नहीं थी। अब जो संपन्न थे उनके पास ट्रैक्टर था। गांवों में अब पक्के मकान ज्यादा थे। देखने में तो यही लग रहा था कि गांव उन्नति कर रहा है, लेकिन नशा कुछ घरों को खंडहर बना रहा था। विनय पाड़े को सबसे तेज झटका तो तब लगा जब उन्हें पता चला कि फूदी की तीनों लड़कियां शहर जाकर धंधा कर रही हैं। फूदी बहुत मेहनती था। कुछ दिन उनके घर घरेलू नौकर का काम किया था। सांवला पर गठीला शरीर। तब वह 14-15 साल का था। दोनों हम उम्र थे। विनय पाड़े पास के कस्बे में पढ़ने जाते थे और फूदी जानवरों के लिए चारा काटने खेतों में जाता। इसके बावजूद हम उम्र होने के कारण घनिष्ठता हो गई थी। फूदी की आवाज बहुत मीठी थी। उसे ढेर सारे गीत याद थे जिन्हें वह ढोलक के थाप के साथ गाता था। उसके पिता किसी नाच मंडली में काम करते थे। शायद उन्हीं से सीखा था उसने ढोल बजाना। उसकी आवाज में कुदरती मिठास थी। विनय पाड़े ने फूदी को कभी नौकर नहीं समझा। वह उनके लिए साथी और कलाकार रहा। फूदी कहता, भाई बहुत मेहनत करना है, खूब पीसा कमाना है, अपनी नाच मंडली खड़ी करनी है, फिर देखना विनय भाई हमारा जलवा। जेवार का जितना मंडली चल रहा है ना, सब बेकार हो जाएगा। आगे की शिक्षा के लिए विनय पाड़े बनारस आ गए और फूदी किस्मत आजमाने मुंबई चला गया। फिर एक लंबे समय तक फूदी का कुछ अता पता ही नहीं चला। कोई कहता किसी ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहा है। देखते देखते 10 साल बीत गए। फूदी गांव लौटा था, बिल्कुल फटे हाल। बहुत बीमार था वह। किसी बिल्डर के यहां मजदूरी करता था। बीमार पड़ा और नौकरी चली गई। विनय पाड़े IAS की तैयारी करते करते रेलवे में लिपिक बन गए। फूदी गांव में ही रह गया। गांव से 2 किलोमीटर दूर मौनी बाजार में उसने चाय पकौड़ी की दुकान थी। सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता था। दाल रोटी आराम से चल रहा था। हाँ, संघर्षों ने उसे असमय बूढ़ा कर दिया था। फूदी की 3 बेटियां ही थीं। शायद पुत्र के लालसा में कुछ और बच्चे भी हो जाते, लेकिन पत्नी के बच्चेदानी में कोई विकार आ गया और वह लाख प्रयास के बाद भी उसे बेटा न दे सकी। फूदी की देर में शादी हुई। वह बूढ़ा पहले हो गया और बेटियां सयानी बाद में हुईं। विनय पाड़े कई बार उन लड़कियों को सज संवर कर कोलतार वाली सड़क पर पैदल जाता देखा था। लड़कियां सुंदर और शालीन दिखती थीं। जब उन्हें यह पता चला कि शहर में धंधा करती है, बहुत दुख हुआ था। विनय पाड़े को गांव आए 20 दिन हो गए थे। गेहूं कट चुका था, अनाज घर पर आ चुका था। भतीजा फिलहाल फुर्सत में था। उनके पास बैठकर बतियाने लगा। अब का बताएं काका जी, खेती में जरा भी दम नहीं है। खाली पीसा झोंको, कभी कभी लागत ही नहीं निकलता है। सुनकर अजीब सा लगता है विनय पाड़े को। कभी इस घर में ठीक ठाक साइकिल भी नहीं होती थी। आज 2-2 मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर खड़ा था। यह जादू से तो आया नहीं। राम लखन पाड़े जब दूसरी बार मिले तो पहला सवाल उन्होंने यही दाग, किसा लग रहा है बाबू? विनय पाड़े कुछ देर तक राम लखन बाबा को देखते रहे। उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट रेंग गई। का बताए काका, बहुत हताश हूं। गांव में तो घुन लग गया है जो धीरे धीरे इसे खोखला कर रहा है। ऐसा तो नहीं था अपना गांव। राम लखन बड़े जोर से हंसे। नहीं, इतना बिगड़ा भी नहीं। इसी गांव के प्रधुमन राजधानी के बड़का डाकदर बन गए। दर्शनवा का बेटा हाकिम बन गया। ई बात दूसर है कि ओकरे बाद कोई गांव झांकने तक नहीं आया। तुमहू कहां आते थे? ऐसा थोड़े न होता है। ये तुम्हारा जन्मभूमि है, इसके लिए तुम्हारा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? विनय पाड़े निरुत्तर थे। सही कह रहे हैं राम लखन। उस दिन वह काफी उदास से रहे। उन्हें लग रहा था कि पत्नी ही सही है, वह इस माहौल में नहीं रह पाएंगे। शाम को फूदी आया था। का भाई इतना दिन से आए हो, हमें पता ही नहीं चला। इस बार हमारे दुकानी पर भी नहीं आए। तबीयत ठीक है ना? विनय पाड़े क्या बोलते कि उसकी बेटियों के बारे में सुनकर उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि उससे मिलने की इच्छा ही नहीं हुई, या यह बोल पाते कि मुंबई में ही मर खप जाते।
का जरूरत थी गांव का नाम खराब करने की। लेकिन फूदी ने जो बताया वह कुछ और था, जिसे सुनकर विनय पाड़े भौंचक रह गए। उसकी तीनों बेटियां कस्बे में पढ़ने जाती हैं। क्या बताएं विनय भैया, हमारे पास न पैसा है और न जांघर। मेरी बच्चियां जो भी कर पाई यह उनकी इच्छा शक्ति है। बड़की ने बीए किया और बैंक के बाबू वाला परीक्षा पास कर लिया है। बस कब्बो उसका नौकरी वाला चिट्ठी आ सकता है। अभी वो इकट्ठो अंग्रेजी वाला स्कूल में पढ़ाती है। मझली ITI में कटाई सिलाई सीख रही है। छोटकी 10वीं में पढ़ती थी। विनय बाबू, हम तो लिख लौटा, आप पढ़ पत्थर ठहरे। बेटियों को जरूर पढ़ा दिया, बाकी उनकर भाग्य। विनय पाड़े को फूदी का एक एक शब्द शहद जैसा मीठा लग रहा था। वाह भाई वाह, तुम सचमुच कमाल कर दिए। तुम्हारी बेटियां काबिले तारीफ हैं, और तुम भी। इस गांव में जब से आया हूं पहला बार कोई खुशी की बात सुना हूं। फूदी हाथ जोड़ लिए। हम सब जानते हैं विनय बाबू, गरीब हूं। लोग बाग हमारे बेटियों के बारे में जो बोलते हैं हम सब बूझते हैं, लेकिन हम किसका जुबान पकड़ेंगे। अब जब से बड़की बैंक वाली परीक्षा पास की है, लोगों की सोच में बदलाव आया। विनय पाड़े को उस रात बढ़िया नींद आई थी। उस रात पत्नी से काफी देर तक बात भी किए थे। वह इस समय इकलौती बेटी के पास दिल्ली में थी, जहां वह उनके रिटायरमेंट के बाद स्थायी रूप से रहना चाहती थी। आपको भी यही समय मिला था। शहर में तो बत्ती ठीक से मिलती नहीं है, गांव का तो भगवान मालिक है। इस सड़ी गर्मी में दुर्दशा ही है। जाइए, आपो 2-4 दिन में लौट आएंगे। पत्नी ने मना कर दिया था, लेकिन यहां बत्ती वाली तो कोई समस्या ही नहीं थी। दूसरे दिन वह फूदी की दुकान पर भी गए थे। दुकान उसकी ठीक चल रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ लगातार व्यस्त बना रहा। उससे कोई खास बात नहीं हो पाई। चलते समय वह हाथ जोड़कर बोला, बाबू आज बाजार का दिन है, रोज से ज्यादा भीड़ रहती है, आपको समय नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा करिएगा। सुबह घर आइए ना, बच्चे आपसे मिलकर खुश हो जाएंगे। विनय पाड़े जानते थे कि वह औपचारिकता निभा रहा है। सच तो यह है कि पूरा परिवार एक बेहतर भविष्य के लिए सुबह से संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष के सफलता की आहट से वे उत्साहित भी हैं। लौटते समय उन्होंने देखा कि एक जगह भारी भीड़ लगी है। उन्होंने पूछा तो पता चला कि कोई बारात जाने की तैयारी में है। नर्तकियों का नाच हो रहा था, जिसे देखने की भीड़ थी। एक ट्रक के ऊपर मंच बना था, जिस पर कुछ लड़कियां थिरक रही थीं। उनके हाव भाव अश्लील थे। भीड़ से भी अश्लील शब्द उछल रहे थे। मंच तक पहुंचना संभव नहीं था, उसके बावजूद भीड़ उन्हें छूने के लिए उछल रही थी। ट्रक के दोनों तरफ मंच पर 2 मुस्टंडे भीड़ की निगरानी कर रहे थे। विनय पाड़े के लिए यह नई चीज थी। उन्हें याद आता है, जब वे छोटे थे, शादी विवाह में नाच बुक किया आता था। लवंडे का नाच, लड़का से औरत बनी नर्तकी का नाच देखने के लिए पूरा गांव टूट पड़ता था। इन नचनियों के भी बहुत से दीवाने थे। रुपए और सिक्कों की बौछार होती थी। इस नाच मंडली का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार होता था विदूषक। वह इन नचनियों को छेड़ता और ऐसी बातें बोलता कि भीड़ हंसने लगती। उसका काम होता था भीड़ को बांधे रखना। तब 2 दिन बारात रुकती थी, फिर विवाह 1 दिन में ही निपटने लगा। मंडली में धीरे धीरे लड़कों की जगह हिजड़े आ गए। नकली स्तन और खरदुरे चेहरे वाले नर्तकियों की अपेक्षा वे ज्यादा आकर्षक थे। वह कोमल थे और उनके स्तन असली थे। शायद वह दौर भी समाप्त हो चुका था। समय ज्यादा तेजी से भाग रहा था। मोबाइल युग आ गया था। बाजार की मांग को देखते हुए लड़कियां आ गईं। अब सिर्फ फूहड़पन था। पूछने पर पता चला कि शादी विवाह में इन नर्तकियों को बुलाना शान समझा जाता है। यदि फूदी की मंडली बन भी गई होती तो वह इस माहौल में कब की खत्म हो चुकी होती। यूं तो हर गांव के बाहर अब चाय पकौड़ी की दुकान खुल गई है, जहां दिन भर भीड़ रहती है। यहां बैठकर लोग लोकल से लेकर दिल्ली तक की राजनीतिक बातें होती हैं। सुबह से शाम तक अवनरत बातों का दौर चलता रहता है। लोग आते जाते रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। विनय पाड़े को लगता कि यह जो भी परिवर्तन है कहीं ना कहीं रोटी से जुड़ा है। रोटी कमाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा साफ सुथरा
जिसमें काफी श्रम लगता है, जिस पर फूदी और उसकी बेटियां चलने का प्रयास कर रही हैं। ये रास्ता लंबा जरूर है लेकिन सम्मानजनक है। दूसरा शॉर्ट रूट है जिस पर दुखैरन और मंगल जैसे लोग चल रहे, जो उन्हें अपराध से जोड़ता है, जिसका भविष्य सिर्फ अंधकार है। धीरे धीरे विनय पाड़े को शहर वापस लौटने का दिन निकट आ गया। अब गांव उन्हें उतना बुरा नहीं लग रहा था। गांव में शराबियों की तादाद भले बड़ी हो, फूदी जैसे लोग प्रगति की उम्मीद जगाए हुए हैं। जिस दिन विनय पाड़े शहर वापस लौटने वाले थे, उसी दिन दक्षिण टोला में पुलिस का छापा पड़ा था। पता चला कि 2 दिन पहले ही जहरीली शराब पीने से पास के किसी गांव में कुछ आदमी मर गए थे। बस पुलिस अवैध रूप से चलने वाले सभी ठिकानों पर छापे मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग दक्षिण टोला के भी पकड़े गए थे। गांव में खलबली मची थी। विनय पाड़े जानते थे कि उनके मुंह में खून लग चुका है। वह छूट कर आएंगे और फिर जहर के इस कारोबार में लिप्त हो जाएंगे। जो नौकरी करने बाहर जाएगा वह वापस गांव नहीं लौटेगा। विनय पाड़े भी शहर वापस लौट रहे थे। भतीजा स्टेशन तक छोड़ने आया था। यहां कुछ नहीं रखा है काका जी। मैं भी सोच रहा हूं कि कस्बे में कोई मकान ले लूं और बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां रखूं। यहां रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। विनय पाड़े जीप में बैठे आंख बंद किए भतीजे की बात सुन रहे थे। इस समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंख खोलकर जीप के बाहर देखा। चमकदार काली कोलतार की सड़क पर जीप स्टेशन की तरफ भागी जा रही थी, जिसका दूसरा छोर उनके गांव तक जाता है। भतीजा अभी भी कुछ बोल रहा था। विनय पाड़े के होठों पर एक महीन मुस्कुराहट रेंग गई थी। गांव काफी दूर निकल चुका था। आप सुन रहे थे गोविंद उपाध्याय की लिखी कहानी गांव का रास्ता।